सूरत में बिहारी पिटा, पंजाब में बिहारी पिटा और अब तमिलनाडु में बिहारी पिट रहा है। तो क्या बिहारी की ये नियति है? क्या बिहार में पैदा हुए किसी गरीब घर के बच्चे का ये नियति है? जिनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए साहब बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो आज जाकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ केक काट रहे हैं, माला पहन रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। या लालू परिवार को देखा जाए या फिर नीतीश कुमार को देखा जाए, इनके ही समय में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से बाहर हुआ है। कि जिस राज्य में हमारे राज्य के जिसकी वो सियासत करते हैं, गरीब मजदूर की सियासत करते हैं, उनके साथ मारपीट किया जाता है, बुरा बर्ताव किया जाता है, उसी राज्य के मुख्यमंत्री के पास जाते हैं वो केक खाने के लिए और बर्थडे मनाने के लिए। कि तेजस्वी यादव जो हैं अब नीतीश कुमार के रहमो करम पर चल रहे हैं कि चाचा जी हमको मुख्यमंत्री बना देंगे। आप यहाँ पर उनको रोजगार नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जहाँ पर उनके साथ दुर्घटना हुआ है वहाँ पर उनका इलाज ये सब कुछ अच्छे से हो। क्या आप 17-18 साल से गद्दी पर काबिज हैं और आप अब बिहार में लगे हुए हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है और कैसे हम प्रधानमंत्री बन जाएं? डिप्टी सीएम को अभी तक पता नहीं चला है कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, जाके जश्न मना रहे हैं वहां पर। हम इस चर्चा में बैठे हैं ये सवाल करने के लिए बिहार सरकार से कि आप में कुछ शर्म है या बचा है या नहीं बचा है। तमिलनाडु में जो हो रहा है, जो बिहारियों के साथ जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है, 2 दिन पहले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने इसका जिक्र पटना एयरपोर्ट पे किया और हमारे मुख्यमंत्री आज दोपहर 11:45 पर ट्वीट करते हैं कि अखबार पत्रों से हमें पता चला है, न्यूज़पेपर से हमें पता चला है कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ बर्बरता किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है और इसके लिए बजाते उन्होंने सचिव से लेकर डीजीपी तक को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि इस मामले की पुष्टि की जाए कि सच्चाई क्या है। ट्विटर पर कई ऐसे वीडियो तैर रहे हैं जिसमें तमिलनाडु के जो डीजीपी हैं वो साफ कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है और इसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं बिहार के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं। मतलब सरकारी स्तर पर यह मानकर चला जाना चाहिए कि बिहारियों के साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव, किसी भी तरह का कोई नस्लीय बर्बरता या फिर नस्लीय जो भेदभाव होता है वो नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमको याद है इसी मुल्क के महाराष्ट्र में जब बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, राज ठाकरे ने किस तरह बिहारियों के साथ किया था। उस समय नीतीश कुमार खूब बोलते थे, उस समय लालू प्रसाद यादव भी बोलते थे, उस समय सभी लोग बोल रहे थे। सूरत में बिहारी पिटा, पंजाब में बिहारी पिटा और अब तमिलनाडु में बिहारी पिट रहा है। तो क्या बिहारी की ये नियति है? क्या बिहार में पैदा हुए किसी गरीब घर के बच्चे का ये नियति है कि वो 16 साल का होगा तो अनपढ़ रहेगा और उसके बाद उसे कहीं मजदूरी करने जाना होगा और जहां जाएगा वहां पर दिहाड़ी का मजदूर होगा और जब मन करेगा उस राज्य के निवासी उसे पीटेंगे। मतलब दास प्रथा हमने पढ़ा था, जहां दास और दासी होते थे, वैसा ही हाल बिहारियों का हो गया है। और साहब अब 18 साल से गद्दी पर बैठे हुए हैं। हम नीतीश कुमार से यह सवाल कर रहे हैं और ये सवाल हम करेंगे कि आप 17-18 साल से गद्दी पर काबिज हैं और आप अब बिहार में लगे हुए हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है और कैसे हम प्रधानमंत्री बन जाएं। अब सोचिए कितना शर्मनाक ये स्थिति है। और देखिए, जिनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए साहब बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो आज जाकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ केक काट रहे हैं, माला पहन रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। मतलब इन लोगों को पता ही नहीं है ये संभव है। 7 दिनों से ट्विटर पर वीडियो तैर रहा है, परसों तो मैंने वीडियो देखा और लगातार वीडियो चल रहा है और सीएम साहब कहते हैं कि उनको आज पता चला। डिप्टी सीएम को अभी तक पता नहीं चला है कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, जाके जश्न मना रहे हैं वहां पर। आखिरकार बिहार और ये भाजपाइयों को हम क्यों बख्शे भाई? आज ये विपक्ष में है तो हो हल्ला हंगामा मचाए हुए हैं, कल अगर सत्ता में आ जाएंगे तो फिर चुप हो जाएंगे ये लोग। देखिए जिस तरीके से लगातार बिहारियों के साथ जो व्यवहार किया गया, पंजाब, सूरत, कहीं का भी आप जिक्र कर लीजिए, एग्जाम्पल्स का कमी नहीं है, सैकड़ों उदाहरण पड़ा हुआ है। ये परिस्थिति के लिए जिम्मेदार बिहारी को माना जाए या फिर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको माना जाए? देखिए, बिहारी को तो कभी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कोई ऐसा देश का दूसरा राज्य नहीं है जहां पर इतने बड़े स्तर पर पलायन होता हो। और जो सरकार 18 साल से है उसका हर एक साल घोषणा पत्र में रहता है कि मैं पलायन को यहाँ पर समाप्त कर दूंगा, और पलायन जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, उसका संख्या जो है बढ़ते ही जा रहा है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि कैसे तेजस्वी यादव और स्टालिन के जन्मदिन में चले गए। उनको तो इसका बहिष्कार करना चाहिए कि जिस राज्य में हमारे राज्य के जिसकी वो सियासत करते हैं, गरीब मजदूर की सियासत करते हैं,
उनके साथ मारपीट किया जाता है, बुरा बर्ताव किया जाता है, उसी राज्य के मुख्यमंत्री के पास जाते हैं वो केक खाने के लिए और बर्थडे मनाने के लिए। उनको तो बहिष्कार करना चाहिए, या फिर गए भी तो आंख से आंख मिला के पूछना चाहिए कि आखिर हमारे यहाँ के लोग आपका ही काम करने के लिए आ रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए आ रहे हैं। कोई वहाँ पर जाकर ये लोग शरणार्थी नहीं बने हुए हैं, मेहनत करते हैं, वहाँ के जीडीपी में सहयोग करते हैं और बदले में इन्हें उनका मेहनताना मिलता है। समझ रहे हैं ना, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये कैसे चले गए वो, और इनको प्रश्न पूछना चाहिए था। देखिए, इससे तो यही लगता है कि ये लोग अपने पर्सनल बॉन्डिंग के लिए जाते हैं। तेजस्वी यादव को देख लीजिए, ये तमिलनाडु में क्या बोलेंगे, मुझे कुछ उतना हैरत नहीं हुआ। मैं जब पीछे इनके रिकॉर्ड को देखा तब पटना में बाढ़ आया, एक बार पूछने नहीं आए ये। कोरोना रहा, 2 फेज आया कोरोना का इतना बड़ा, एक बार भी सड़क पर निकल के एक गरीब जनता से आज या अपने विधानसभा क्षेत्र सेकेंड वेव में तो 2.5 महीना दिल्ली में भागे हुए, दिल्ली में थे वो पूछने नहीं आए। चलिए सरकार में आए, माझी में इतना बड़ा घटना हुआ, एक शब्द बोलने से डरते रहे। कटिहार में घटना हुआ, उस पर बोलने से डरते रहे। शराब कांड हुआ, उस पर नीतीश कुमार के हामी पर हामी बैठा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो बिहार का युवा 2020 में या फिर महागठबंधन बना उसके बाद ये मान के चल रहा था कि तेजस्वी यादव के आने के बाद से बिहार के सत्ता में, कार्यप्रणाली में एक विश्वास आएगा, एक चेंज आएगा, ये तो एकदम नीतीश के शरण में झुक गए हैं। एकदम कहा था ना, नीतीश से शरणम गच्छामी, यही कर रहे हैं सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए, और वही लग रहा है। सारे लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं अब नीतीश कुमार के रहमो करम पर चल रहे हैं कि चाचा जी हमको मुख्यमंत्री बना देंगे। जबकि देखिए, चाचा जी के तरफ से बयान पर पलटी मारा जा रहा है। अब ललन सिंह क्या बोले, ललन सिंह ये बोले 25 का 25 में देखेंगे, 30 तक का बात कर दिए। पूर्णिया के रैली में कर रहे हैं कि अभी हम और काम करेंगे नीतीश कुमार। इनके बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि ये अगले 10 साल का अपना प्लानिंग करके रखे हैं। लेकिन इन सब के साथ आप सोचिए कि यही दोनों लोग हैं, या लालू परिवार को देखा जाए या फिर नीतीश कुमार को देखा जाए, इनके ही समय में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से बाहर हुआ है। 32 सालों से गद्दी पर काबिज, और ये गरीब की सरकार कहते हैं, खुद को कहते हैं कि हम समाजवादी सरकार हैं। समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद का मतलब है कि सबके लिए समान अवसर प्राप्त बनाना, सबके लिए जो है समान जो है वो जो संसाधन है उसको अवसर मुहैया कराना। ये नहीं है कि बस समाजवाद के नाम पे वो एक रगड़ते रहना है कि हाँ समाजवादी है, समाज कार्य प्रणाली एक भी नहीं झलकता है समाजवादी का। और हर जगह लोहिया जी का जिक्र भी करना है। देखिए, वो तो खैर उन तो नाम पर लोहिया जी का एक भी सिद्धांत ये लोग पालन नहीं करता है। लोहिया जी सबसे पहले तो वंशवाद परंपरा के विरोधी थे, भ्रष्टाचार के विरोधी थे। आज देख लिए जितने भी क्षेत्रीय दल हैं सारे में वंशवाद है, सारे में भ्रष्टाचार है। समझ रहे हैं ना? तो ये जो तमिलनाडु में जो पीट रहे हैं लोग, या इससे पहले मुंबई में पीटे, कश्मीर में हत्याएं हुई यहाँ के लोग की, कौन लोग थे वो? कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस अफसर नहीं था। सारे मजदूर और किसान, जो यहाँ पर जो किसान जो मजदूर बन गए, जो यहाँ पर बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के लिए बात हो रहा है, लेकिन बिहार में कृषि का क्या स्थिति है? घाटे का सौदा है। बिहार में कृषि वही लोग करते हैं, बन चुका है फैशन, जो कि किसी काम का नहीं है। फायदे का बिजनेस यहाँ पे नहीं है। सुधाकर सिंह ने तो पूरा पोल ही खोल कर रख दिया, दिया है कि क्या है कृषि का हालत, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। और वो किसान जो हैं अब मजदूर बन गए, वो दूसरे राज्य में जाके मजदूरी करते हैं, और उनके साथ जब होता है कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। एक सवाल ये भी रहेगा ना, सवाल तो हम ये भी करेंगे कि ठीक है, मान लीजिए किसानी घाटे का सौदा हो गया, इतने जो बिहार में पेपर मिल थे, जूट मिल थे, टेक्सटाइल्स थे, चीनी मिल था, सब तो बंद होते गया। 89 में बिहार वो राज्य था जो देश का अकेले 20% चीनी पैदा कर रहा था। 89 तक का हम बात कर रहे हैं, कोई 100 साल पहले का बात नहीं है। 90 में सरकार बनती है और उसके बाद से लगातार सब चीनी मिल बंद होते गया, टेक्सटाइल मिल, जूट मिल, पेपर मिल सब बंद होते गया। आईटी का जमाना आया, दुनिया में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो आईटी सेक्टर फैला, बिहार में तो एंट्री ही नहीं हो पाया उसका, और जो था वो बंद हो गया। तो किसी को जिम्मेदारी लेना होगा ना इसका। जिम्मेदारी यही लोग हैं, इनके ही समय बंद हुआ। देखिए, तेजस्वी का अब क्या रह गया है? तेजस्वी का रह गया यही अगर मजदूरों की पिटाई अगर गुजरात में हुआ रहता, ये चिक चिक के चिल्लाते। यही अगर यूपी में हुआ रहता तो चिक चिक के चिल्लाते हैं।
यही हरियाणा में हुआ रहता तो क्या क्या भी कर लिए रहते, लेकिन चूंकि तमिलनाडु में हुआ है और स्टालिन इनके बहुत अच्छे मित्र हैं यार, जो भी है अपना, क्योंकि बर्थडे में जा रहे हैं तो बहुत नजदीकी ही हुए ना, तीसरे मोर्चे की पार्टनर हो सकते हैं। जहाँ हो सकते हैं, इसलिए इनके मुंह पर दम लगा हुआ है। ये केवल तेजस्वी यादव, बस उनका 2-3 बयान हो गया है कि सारे चीज में बीजेपी को ब्लेम करो, आरएसएस को ब्लेम करो, और जब यहाँ पर नौकरी की बात आती है तो बहुत जल्द, बहुत देने वाले हैं। 6 महीने से ये चल रहा है, लेकिन वो जल्द कब आएगा ये किसी को नहीं पता है। फिर से है कि उसके अलावा जब भी कुछ होता है, नीतीश कुमार चाहे सरकार का पक्ष ये करते हैं, केवल हिसाब के, केवल बातों से नहीं चलता है। आप भाषण अच्छा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप किसी को तर्कों को काटते बड़ा अच्छा है, लेकिन अब जब आपके हाथ में कुछ पावर आया है तो आपको कर दिखाने का मौका है। भाषण देने से अब नहीं चलेगा, उसको अब जमीन पर उतारना पड़ेगा आपको। लेकिन ऐसा बताइए, बिहारियों के साथ ऐसा हो रहा है। एक तो आपके राज्य में अपने ऐसा स्थिति बना के रखा है कि यहाँ पर उतने लोगों को रोजगार हम नहीं दे सकते हैं। रोजगार छोड़िए, फैक्ट्रीज और मिल्स की बात छोड़िए, तो बाढ़ का समस्या आज तक नहीं सुलझा। आज तक तो 32-35 साल में बाढ़ का समस्या तक नहीं सुलझा। कैसे यूनिवर्सिटी में ताले लग गए हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, पढ़ाई का आप स्थिति जानते ही हैं, जो शिक्षक का जो है, शिक्षक बहाली सबका जानते ही हैं क्या स्थिति है, रोजगार का क्या स्थिति है, यहाँ पर स्वास्थ्य का क्या स्थिति है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है। फिर कर क्या रहे हैं ये लोग, परिवर्तन क्या हुआ है? प्रशांत किशोर इसका मतलब सही कहते हैं सब जगह जाकर कि ये लोग बस अपना लाइफ सेट करने में लगा हुआ है, बिहारियों का इनको कोई चिंता नहीं है। जब बिहार में बिहारी का चिंता नहीं है तो तमिलनाडु में क्या हो रहा है उससे क्या मतलब है इन लोगों को? देखिए, इनको तो नीतीश कुमार से शिक्षा लेना चाहिए। जब 2008 में बिहारी युवाओं को के साथ मारपीट वहाँ किया गया था और महाराष्ट्र में बोला जाता था कि बिहारी हमारे लिए बोझ बने हुए हैं, तो नीतीश कुमार ने उसको ये किया था और नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि बिहारी बोझ नहीं, बोझ उठाने वाले हैं, आपकी मदद करने वाले हैं, आपके राज्य में विकास की गति को तेज करने वाले हैं, ये कभी किसी के लिए भार नहीं बनते हैं। तो उन्होंने मंच से आकर ये बोला था। लेकिन तेजस्वी यादव कभी भी ये सब चीज़ बोलने से कतराते रहते हैं, पता नहीं उनको क्या डर है। उनके जो विधायक हैं वो सरकार पर हमलावर हैं, सुधाकर सिंह, उनके शिक्षा मंत्री क्या उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, उस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। केवल बीजेपी को बोलना और ये करेंगे वो करेंगे, केवल बोलने सब नहीं चलेगा ये। और सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इसको लेकर विधानसभा में चर्चा इस पे कम हो रहा है, ज्यादा किस पर हो रहा है कि कौन गोडसे का औलाद है और कौन मीर जाफर का औलाद है। बिहार विधानसभा की शोभा इन्हीं वाक्यों से न पड़ रही है। एक तरफ महबूब आलम कह रहे हैं कि गोडसे का औलाद, इधर संजय सारंगी जो है वो कह रहे हैं, जो बीजेपी से विधायक हैं, कि मीर जाफर का औलाद है, और इस पे 2 घंटा तक विधानसभा बंद हो जा रहा है। लेकिन तमिलनाडु पे चर्चा नहीं हो रहा। देखिए, तमिलनाडु का चर्चा क्या ये लोग करेंगे? तमिलनाडु पर चर्चा करेंगे ये लोग तो फिर इनको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। बिहार में इन्होंने 32-33 सालों से इन लोगों ने क्या किया है, ये समाजवादी लोग, उसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत कुछ जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आपने बिहार की व्यवस्था को इतना चौपट कैसे बना दिया कि यहाँ के लोगों को तमिलनाडु तक जाकर रोजगार के लिए वहाँ पर जाके रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, गाली सुनना पड़ता है, सब कुछ प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो ये लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, आज जो हमको लगता है कि बिहार में सिर्फ कुर्सी का खेल चल रहा है। आरजेडी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सब कुछ करने को तैयार है और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए सब कुछ करने को तैयार है। बाकी इसके अलावा बाकी सभी लोगों को झुनझुना थमाया जा रहा है कि हमें पहले बनने दो, उसके बाद तुम्हारे बारे में सोचेंगे हम। चलिए देखिए, हमारे तेवर थोड़े तल्ख आपको लगे होंगे, चूंकि हमने जो वीडियोस देखा है, बैठकर हमने साथ में देखा, बहुत हृदय विदारक वीडियोस है। हमारे भाई पिटे जा रहे हैं, कहीं का भी होगा, वो शिवहर मोतिहारी कहीं का भी हो सकता है, बिहार का ही है, ये तो तय है। और चाकू से उसे मारा जा रहा है, तलवार से उस पर हमला किया जा रहा है, कुछ नहीं तो चप्पल खोल के उसे मारा जा रहा है। बेहद बेहद दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं तमिलनाडु से, और हम पीड़ित हैं। एक पत्रकार होने के नाते हमारा सरकार से ये सवाल रहेगा, और हो सकता है कल भी हम वीडियो करेंगे और कल भी सरकार से सवाल करेंगे, तब तक जब तक इस पर स्पष्टीकरण बिहार सरकार नहीं दे देती है कि आखिरकार तमिलनाडु में उन मजदूरों को कैसे बिहार वापस लाया जाए, क्योंकि उनका जान खतरे में है। 1 दर्जन, जो रिपोर्ट आ रहा है, 1 दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी हैं। सरकार 2 की पुष्टि कर रही है, लेकिन खबर यह भी आ रहा है और बड़े अखबारों में छप रहा है कि 1 दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी हैं। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और उस परिवार के लिए हर्जाना कौन देगा? ये तमाम सवाल बिहार सरकार से। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार कहते हैं कि पेपर से हमको जानकारी मिला। दुर्भाग्य है, उनको हर एक चीज़ जानकारी नहीं मिलता है, कैसे मुख्यमंत्री हैं। और वो कहते हैं कि मैंने डीजीपी और अधिकारियों को बोल दिया है।
क्या यहाँ से टीम गई तमिलनाडु से जांच करने के लिए, देखने के लिए? फोन पर बात हुआ, कैसे कोई कह देगा कि मेरे राज्य में इतना बड़ा? पुलिस साफ इनकार कर रही है, वीडियो है, वीडियो पड़ा है। वही तो, वहाँ की पुलिस कैसे कहेगी? बिहार पुलिस कैसे कहेगी कि हाँ यहाँ पर दूसरे राज्यों के लोगों के साथ गड़बड़ हुआ है या बहुत ज़्यादा उनके साथ खराब हुआ है? वो तो अपना इज्जत बताना चाहते हैं, तो इस तरह भी वहाँ के पुलिस बोल दिया। लेकिन आपको कम से कम उन बिहारियों की स्थिति को देखने के लिए, किस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वहाँ उनका सही से इलाज चल रहा है कि नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, दिहाड़ी मजदूर कमाने वाले लोग होते हैं, उनके पास पैसा की कमी होती है, उस हॉस्पिटल में उनको विशेष सुविधा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, जो घर लौटना चाहते हैं उनके लिए सुविधा दिया जा रहा है कि नहीं, इस सब देखने के लिए कम से कम बिहार को एक डेलीगेशन भेजना चाहिए वहाँ पर। लेकिन अभी तो उनको जान पहले बच जाए, वो बड़ा मसला। वही ना कर रहे हैं, यहाँ से डेलीगेशन भेजना चाहिए जो कि उनको कम से कम वहाँ पर, आप यहाँ पर उनको रोजगार नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जहाँ पर उनके साथ दुर्घटना हुआ है वहाँ पर उनका इलाज, ये सब कुछ अच्छे से हो। लेकिन कुछ भी नहीं, यहाँ पर फाइल बनेगा, यहाँ पर फ़ोन पर बात करके बन जाएगा, रिपोर्ट रखा जाएगा, यहाँ पर जो भुगत रहा है भुगते, हमको प्रधानमंत्री और किसी को मुख्यमंत्री बनना है। चलिए हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ और इस मुद्दे को हम अभी जारी रखेंगे जब तक इस पर कुछ कार्रवाई ना हो। वैसे उम्मीद तो कम है कार्रवाई की, लेकिन हमारा जो दायित्व है हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आप बने रहिए। तो बिहार टॉप के साथ आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप उसे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।